हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को स्टडी करेंगे जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। फ्रेंड्स, मैंने उन प्रश्नों को लिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसका प्रैक्टिस नंबर 7 है, प्रैक्टिस नंबर 8 है। इसके 7 प्रैक्टिस सेट जो है मैं जिसमें मैंने कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को लिया है, तो ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस वाले में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 8 को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। इसमें लिखा है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। शब्द हैं, ये शब्द किसके हैं? नक्स के हैं, हिग्स के हैं, रोस्टो का है कि रिकॉर्डो का है? ये किसने कहा था कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स, यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, इस महत्वपूर्ण कथन को नक्स ने कहा था। नक्स के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति को पर्याप्त खाद्य नहीं मिल पाता है। कम खाद्य मिलने के कारण वह निर्बल हो जाता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसकी आय भी कम हो जाती है। आय कम होने से उसे पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं मिल पाती। इस प्रकार यह क्रम आगे चलता रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। नक्स के अनुसार जो बात एक व्यक्ति पर लागू होती है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होती है। अतः एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा कि औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान के लिए सुझाव देने के लिए गोस्वामी समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 1991 में हुई थी कि 1993 में हुई थी कि 1995 में हुई थी कि 1990 में हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? देखिए, औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान के लिए गोस्वामी समिति की नियुक्ति यह हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। अप्रैल 1993 में औद्योगिक रुग्णता पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान के डॉक्टर ओंकार गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 13 जुलाई 1993 में वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में रुग्णता की परिभाषा बदलने के साथ साथ रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम में आमूलचूल परिवर्तन करने तथा औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की भूमिका में परिवर्तन करने की संस्तुति की। देखिए, इस प्रश्न की रिटेन फॉर्म में भी व्याख्या आपके सामने है। क्या लिखा गया है कि अप्रैल 1993 में औद्योगिक रुग्णता पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान के डॉक्टर ओंकार गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 13 जुलाई 1993 में वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में रुग्णता की परिभाषा बदलने के साथ साथ रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम में आमूलचूल परिवर्तन करने तथा औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की भूमिका में परिवर्तन करने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, कब लागू हुई थी? वर्ष 1991 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1990 में कि वर्ष 1993 में? तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो फ्रेंड्स, नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में लागू हुई थी। 24 जुलाई 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण तथा बाजार पर आधारित आर्थिक विकास के एक नए चरण की शुरुआत हुई, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर अर्थव्यवस्था को बाजार केंद्रित करने पर जोर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी का अंतर्प्रवाह बहुत अधिक बढ़ गया तथा साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में निर्यात का विविधीकरण भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गीकरण में द्वितीय योजना काल से संशोधित गाडगिल सूत्र का प्रयोग किस वर्ग में होता है? प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित वर्गीकरण में द्वितीय योजना काल से संशोधित गाडगिल सूत्र का प्रयोग किस वर्ग में होता है?
ऑप्शन ए है राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता आवंटन करने हेतु। ऑप्शन बी है राज्यों के अनुदान निर्धारण हेतु। ऑप्शन सी है राज्यों के मध्य कर इतर आय के निर्धारण हेतु। और ऑप्शन डी है राज्यों में केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के आवंटन हेतु। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स, द्वितीय योजना काल से संशोधित गार्डगिल सूत्र का प्रयोग यह जो किया गया यह है ऑप्शन फर्स्ट, राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता आवंटन करने हेतु। देखिए, राज्यों के बीच जो है अनुदान या सहायता को वितरित करने के लिए गार्डगिल फार्मूले को लागू किया था, इसको लागू किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न की व्याख्या है कि राज्यों के बीच अनुदान या सहायता को वितरित करने के लिए गार्डगिल फार्मूले को लागू किया गया था। वर्ष 1991 में इसके स्थान पर प्रणब मुखर्जी फार्मूला को लागू कर दिया गया। वर्तमान में यही फार्मूला लागू है और इस फार्मूले के अंतर्गत जनसंख्या को आधार दिया जाता है 60%, प्रति व्यक्ति आय को भार दिया जाता है 20%, कर प्रयास को दिया जाता है 10% और विशिष्ट समस्याओं को दिया जाता है 10% था। जनसंख्या के आधार को जो है 60% सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय की असमानता दूर करने में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आय की असमानता दूर करने में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है बड़े उद्योग, ऑप्शन बी है निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी है मध्यम उद्योग और ऑप्शन डी है लघु एवं कुटीर उद्योग। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स, आय की असमानता को दूर करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, रोजगार तथा आय सृजन, आय तथा संपत्ति के विकेंद्रीकरण, आय के न्यायपूर्ण वितरण, देश की निर्यात अर्जन शक्ति में योगदान, क्षेत्रीय विषमता में कमी आदि के संदर्भ में लघु तथा कुटीर उद्योग धंधे अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखिए, रिटन फॉर्म में भी इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या आपके सामने है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, रोजगार तथा आय सृजन, आय तथा संपत्ति के विकेंद्रीकरण, आय के न्यायपूर्ण वितरण, देश की निर्यात अर्जन शक्ति में योगदान, क्षेत्रीय विषमता में कमी आदि के संदर्भ में लघु तथा कुटीर उद्योग धंधे अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सा वर्ष आधार वर्ष माना जाता है? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सा वर्ष आधार वर्ष माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन है 2011 और 12। 2011 और 12 को जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए जो है इस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में IAP भी बोलते हैं, कह रहा है कि इसका प्रारंभ हुआ था। सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए है वर्ष 1995 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1963 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1964 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1966 में। तो बताइए, सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम का प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है कि सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1964 में हुआ था। फ्रेंड्स, सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम की शुरुआत 1964-65 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 और 65 में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि जिन क्षेत्रों में उच्च उत्पादन करने की क्षमता है उन क्षेत्रों में गहन रूप से वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील कृषि के विकास पर अधिक जोर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्र की आपूर्ति वक्र दिखाता है कि राष्ट्र क्या कर सकता है, क्या निश्चित रूप से करता है, क्या करना चाहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। राष्ट्र का आपूर्ति वक्र जो है एक राष्ट्र क्या कर सकता है इसको प्रदर्शित करता है। तो प्रश्न की व्याख्या ये है आपके सामने कि अर्थशास्त्र में एक देश की आपूर्ति सामान्यतया भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमशीलता की मात्रा को समझा जाता है और वह देश उत्पादन में कितना प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर सुधारों के पीछे भारत में उद्देश्य रहा है। प्रश्न है कि हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर सुधारों के पीछे भारत का उद्देश्य रहा है। क्या उद्देश्य रहा है? पहला ऑप्शन है कि विस्तृत कर आधार प्राप्त करना, बी है कि अधिक अच्छा प्रशासन सुनिश्चित करना, और तीसरा है कर अनुपात को विवेकपूर्ण करना, और डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर सुधारों के पीछे जो भारत का उद्देश्य रहा है वह इसमें सभी है, उपयुक्त सभी है। विस्तृत कर आधार प्राप्त करना ये भी सही है, अधिक अच्छा प्रशासन सुनिश्चित करना ये भी सही है, और कर अनुपात को विवेकपूर्ण करना ये भी सही है। इसमें लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। तो कह रहा है इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला? इनको मिला 1996 में, 1997 में, 1998 में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। कब मिला था? 1998 में। ये ऑप्शन सी सही है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध इनको जो है ये भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, इनको 1998 में भारत अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और यह जो है यह पुरस्कार उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विचार के लिए प्रदान किया गया। ध्यान सुनिएगा, यह प्रश्न भी पूछता है। यह जो है उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विचार के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र का योगदान घरेलू बचत में सर्वाधिक है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताइए। भारत के संदर्भ में से जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन, इसमें से बताना है कि किस क्षेत्र का योगदान घरेलू बचत में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सरकारी क्षेत्र का, ऑप्शन बी है निगम क्षेत्र का, सी है घरेलू क्षेत्र का, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें से घरेलू क्षेत्र का योगदान घरेलू बचत में सर्वाधिक है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रश्न की व्याख्या दी गई है। इसमें लिखा है कि भारत में पिछले 4 दशकों में घरेलू बचत की दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। बचत के स्रोतों को प्रायः 3 वर्गों में देखा जाता है। पहला है गृह क्षेत्र, दूसरा है निजी निगम क्षेत्र तथा तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र। भारत में अधिकांश बचत गृह क्षेत्र में ही किया जाता है। गृह क्षेत्र में व्यक्ति एकल स्वामित्व में स्थापित फर्में, साझेदारियां और लाभ के लिए काम न करने वाले संगठन जैसे शिक्षा और दूसरे धर्मार्थ संस्थान हैं, ट्रस्ट आदि प्रमुख हैं। प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की माप में उत्पादन के स्थान पर किसको सम्मिलित किया? प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की माप में प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की माप में उत्पादन के स्थान पर किसको सम्मिलित किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की माप में उत्पादन के स्थान पर किसको सम्मिलित किया? उन्होंने उपभोग को सम्मिलित किया था, कि विनिमय को सम्मिलित किया था, कि वितरण को सम्मिलित किया था, कि ये सभी? तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा उपभोग। क्या होगा? उपभोग। अब आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। फिशर उपभोग को राष्ट्रीय आय का आधार मानते हैं, जबकि मार्शल और पीगू उत्पादन को। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है। फिशर उपभोग को राष्ट्रीय आय का आधार मानते हैं, जबकि मार्शल और पीगू किसको मानते हैं? उत्पादन को।
फिशर के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश अथवा आय में केवल अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त सेवाएं सम्मिलित होती हैं, चाहे वे भौतिक या मानवीय वातावरण से प्राप्त हों। फिशर की परिभाषा से उचित आर्थिक कल्याण का बोध होता है। आर्थिक कल्याण उपभोग पर निर्भर करता है और हमारे जीवन स्तर का द्योतक उपभोग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन है सरकार की वार्षिक आय से, सरकारी उद्योग से प्राप्त आय से, विभिन्न आयों के योग से और बजट के आकलन से। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि विभिन्न आयों के योग से। देखिए, आय विधि में एक वर्ष में देश के सभी नागरिकों द्वारा प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जाता है, अर्थात सभी उत्पादन साधनों द्वारा प्राप्त शुद्ध किराया, शुद्ध मजदूरी, शुद्ध ब्याज तथा शुद्ध लाभ को जोड़ दिया जाता है, परंतु आय के रूप में प्राप्त अंतरण भुगतानों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। किसको? अंतरण भुगतानों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक आय निम्न में से किस स्रोत से होती है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक आय निम्न में से किस स्रोत से होती है? उसको व्यापार कर से सबसे अधिक आय होती है, कि भू राजस्व से सबसे अधिक आय प्राप्त होता है, कि आबकारी कर से जो शराबरा मदिरा पर लगाया जाता है, और मनोरंजन कर से। तो उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक आय वह प्राप्त होता है व्यापार कर से। किससे प्राप्त होता है? व्यापार कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में अधिकतम सीमांत आय कर की दर है। वर्तमान में भारत में अधिकतम सीमांत आय कर की दर है, कितना है? 50%, 40%, 30% की 10%? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत में अधिकतम सीमांत आय कर की जो दर है वह है 30%। कितना है? 30%। क्वेश्चन है कि सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है, यह कथन किसका है? सार्वजनिक व्यय यह जो दो धार वाला अस्त्र है, यह कथन किसका है? लुट्ज का है, फिंडल सिराज का है, जेके मेहता का है, कि डाल्टन का है? तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्रोफेसर जेके मेहता ने सार्वजनिक व्यय को एक दो धार वाला अस्त्र कहा है। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग कम होगी। यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी। सी है कि यदि वस्तु की मांग कम है तो साधन की मांग अधिक होगी। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, साधन की मांग प्रत्यक्ष मांग नहीं होती है, क्योंकि मांग तो वस्तुओं की होती है और साधनों की आवश्यकता उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए होती है। इसलिए यदि वस्तुओं की मांग बढ़ जाए तो उन साधनों की मांग भी बढ़ जाती है जिनकी सहायता से उन वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन जो सही होगा ये ऑप्शन बी सही होगा। यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि साम्य से अभिप्राय। साम्य से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है कि परिवर्तनहीनता की स्थिति से है। बी ऑप्शन है उस स्थिति से है जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयुक्तता प्राप्त होती है। ऑप्शन सी है उस स्थिति से है जब उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है। और डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो चौथा, उपरोक्त सभी। साम्य से अभिप्राय क्या है कि परिवर्तनहीनता की स्थिति से है, उस स्थिति से है जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयुक्तता प्राप्त होती है, और तीसरा है उस स्थिति से है जब उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है।
अब आइए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में संस्थिति से आशय ऐसी गति से है जिसकी दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। कोई भी व्यक्ति, फर्म समूह या उस समय संस्थिति की स्थिति में कही जाएगी जब दी हुई परिस्थितियों में वह एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर ले जिससे अधिक उत्तम स्थिति की प्राप्ति किसी भी प्रकार के परिवर्तन या पुनर्गठन से संभव न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र प्रदर्शित करता है। मांग वक्र प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है कि उत्पादन लागत और वस्तु की मांग के विपरीत संबंध को। बी है वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के विपरीत संबंध को। सी है वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के प्रत्यक्ष संबंध को। और डी है मांग की मात्रा में परिवर्तन के विपरीत संबंध को। तो फ्रेंड्स, मांग वक्र जो है वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के विपरीत संबंध को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है वह ऑप्शन बी सही होगा। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के विपरीत संबंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्तिगत मांग वक्र इस मान्यता पर आधारित होता है कि निम्न तत्व को छोड़कर बाकी सब निर्धारक तत्व स्थिर रहते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्तिगत मांग वक्र इस मान्यता पर आधारित होता है कि निम्न तत्व को छोड़कर बाकी सब निर्धारक तत्व स्थिर रहते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। पहला ऑप्शन है उपभोक्ता की आय पर। ऑप्शन बी है संबंधित वस्तुओं की कीमत पर। ऑप्शन सी है वस्तु की कीमत पर। और ऑप्शन डी है उपभोक्ता की रुचि पर। तो फ्रेंड्स, एक व्यक्तिगत मांग वक्र जो है वह किस पर, इसमें कह रहा है कि व्यक्तिगत मांग वक्र इस मान्यता पर आधारित है कि निम्न तत्व को छोड़कर बाकी सब निर्धारक तत्व स्थिर है। तो कौन सा स्थिर नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, उसमें जो है वस्तु की कीमत ये स्थिर नहीं है, क्योंकि जब यही स्थिर हो जाएगी तो वस्तु की कीमत घटने पर जो है मांग अनुसूची को कैसे बनाया जा सकेगा, कैसे भिन्न भिन्न कीमतों पर कितनी कितनी मात्रा खरीदी जा रही है इसको कैसे निर्धारित किया जा सकता है। तो इसमें बाकी सब स्थिर होते हैं। मान्यता उपभोक्ता की आय स्थिर है, संबंधित वस्तु की कीमत स्थिर है, उपभोक्ता की रुचि पर बल। तो ये तीनों जो हैं, इसमें सही ऑप्शन क्या है। इसमें सही ऑप्शन है वस्तु की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाद स्वरूप मांग वक्र वह होता है जिसका। अपवाद स्वरूप मांग वक्र वह होता है जिसका झुकाव ऊपर दाएं ओर होता है, झुकाव नीचे दाएं ओर होता है, झुकाव ऊपर बाएं ओर होता है, और डी है एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो फ्रेंड्स, अपवाद स्वरूप मांग वक्र वह होता है जिसका ऊपर ग्रह की उसका झुकाव जो ऊपर दाएं ओर होता है। देखिए, गिफिन के अनुसार निम्न कोटि की वस्तुओं की कीमत गिरने पर उसकी मांग बढ़ती नहीं बल्कि गिर जाती है। ध्यान सुनिएगा, गिफिन के अनुसार निम्न कोटि की वस्तुओं की कीमत गिरने पर उसकी मांग बढ़ती नहीं बल्कि गिर जाती है। इसलिए मांग वक्र असमान रूप से ऊपर उठता हुआ होता है। देखिए, जो सामान्य मांग वक्र होता है वह इस तरह होता है। ठीक है, यह जो है डिमांड ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जबकि जो अपवाद स्वरूप मांग वक्र होता है वह जो है इस तरह होता है, ये इस तरह होता है। अर्थात वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत के घटने पर उस वस्तु का उपभोग भी घट जाता है। इसीलिए सामान्य वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है वह इस तरह होता है, जबकि गिफिन या हीन वस्तुओं का जो मांग वक्र है वह इस तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि यदि दो वस्तुएं पूरक हों तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होगा। ऑप्शन ए है दूसरी वस्तु का मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा। ऑप्शन बी है दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी है दूसरी वस्तु का मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा। और ऑप्शन डी है दूसरी वस्तु की मांग वक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सही है सी। यदि दो वस्तुएं पूरक हों तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दूसरी वस्तु का मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा। फ्रेंड्स प्रश्न है अन्य बातें समान रहें, कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग के परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, अन्य बातें समान रहें ये मान्यता है, कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग के परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं, मांग की वृद्धि कहते हैं, मांग की कमी कहते हैं, मांग में संकुचन की मांग में विस्तार। तो फ्रेंड्स कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग के परिवर्तनों में जो है वो विस्तार होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही है डी। अन्य मान्यताओं के समान रहने पर जब मूल्य में कमी के कारण मांग बढ़ जाती है तो इसे मांग का विस्तार कहते हैं, और जब मूल्य में वृद्धि के कारण मांग कम हो जाती है तो इसे मांग का संकुचन कहते हैं। इस प्रकार एक ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर चलने की क्रिया मांग में विस्तार या संकुचन प्रदर्शित करती है। मांग वक्र पर दाहिनी ओर का चलन मांग में, देखिए है ना, दाहिनी ओर का चलन मांग में विस्तार तथा ऊपरी बाईं ओर चलन संकुचन प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दाईं तरफ चल रहा है ये विस्तार और जो उधर चल रहा है वह संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरछी मांग से अभिप्राय एक वस्तु की मांग में परिवर्तन निम्न कारणों के होने से होता है। तिरछी मांग से अभिप्राय एक वस्तु की मांग में परिवर्तन निम्न कारणों के होने से होता है। पहला ऑप्शन है दूसरी वस्तु की उपयोगिता में अंतर। ऑप्शन बी है दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ऑप्शन सी है दूसरी वस्तु के स्वभाव में परिवर्तन। और ऑप्शन डी है दूसरी वस्तु के आकार में परिवर्तन। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा इसका सही होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी ये राइट ऑप्शन होगा। तिरछी मांग से अभिप्राय क्या है कि दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से है। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये 25 ऑल अराउंड जो है 25 क्वेश्चन की मैंने श्रृंखला को लिया था और मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।